ठीक है जी। तो वी आर डिस्कसिंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी प्रायोरिटी का आपको पता है प्रायोरिटी क्या होती है? जिसकी इंपॉर्टेंस हाई हो। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, वो प्रोसेस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर क्या होगी? पहले एग्जीक्यूट होगी। और जिसकी प्रायोरिटी लो होगी वो प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी। तो सिंपली आपके पास प्रोसेसेस दी हुई है, बस टाइम दिया हुआ है यहाँ पे आपके, क्योंकि प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं तो प्रायोरिटी आपको गिवन मिलेगी किस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी दे दी सारी। इसके बेसिस के ऊपर आप क्या बनाओगे? आप कैंट चार्ट बनाओगे। ठीक है, तो अब देखो आप P1, P2, P3, P4, P5 प्रोसेसेस है, उनका बस टाइम है 10, 1, 2, 1, 5 रेस्पेक्टिवली। और उनकी प्रायोरिटी दी हुई है, P1 की प्रायोरिटी 3 है, P2 की 1 है, P3 की 4 है, P4 की 5 है, P5 की 2 है। ठीक है जी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P2 की। ठीक है, P2 जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो P2 प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। P2 हो गई जी। इसका बस टाइम क्या है? P2 का 1 है, तो 0 से 1 तक वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी किसकी है आपकी? P5 प्रोसेस की। तो P5 एग्जीक्यूट हो जाएगी जी 1 से 6 तक। फिर नेक्स्ट आई है आपकी P1 प्रोसेस, फिर आपकी P3 प्रोसेस, और फिर आपकी P4 प्रोसेस। तो P1, P3 और P4 ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएंगी जितना उनका बस टाइम है। P1 का 6 to 16 तक चलेगा, फिर 16 to 18 आपकी P3 चलेगी, और 18 to 19 P4 चलेगी। क्लियर है जी? फिर आप वही आपका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप कैलकुलेट कर लोगे इससे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? वेरी सिंपल है। प्रायोरिटी आपको गिवन मिलेगी प्रोसेसेस की, उस प्रायोरिटी के बेसिस की आपको आपको क्या करना है? प्रोसेसेस को शेड्यूल करवाना है। ठीक है, जिसकी हाई प्रायोरिटी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जिसकी लो प्रायोरिटी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है? यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखने की चीज है कि हाई प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि जिसकी प्रायोरिटी की वैल्यू हाई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हाई प्रायोरिटी किसकी होती है? जिसके प्रायोरिटी नंबर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यानी कि जिसका नंबर 1 है प्रायोरिटी में उसकी हाई प्रायोरिटी है, और 5 इज विद द लो प्रायोरिटी। अगर डिफरेंट अगर सीक्वेंस अगर होगा तो वहां पे क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन मिलेगा कि प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी के अंदर 1 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, या जो हाईएस्ट वैल्यू इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। अगर गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो लो नंबर होता है दैट इज द हाई प्रायोरिटी। क्लियर है? तो जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन है। स्टारवेशन का मतलब समझते हो? स्टारवेशन का मतलब भुखमरी होती है जनरल टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे भुखमरी की बात क्या है कि भाई कोई ऐसी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी लो है। ठीक है, और सिस्टम के अंदर, क्योंकि सिस्टम तो डायनामिक, ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 5 प्रोसेसेस है। अब सिस्टम तो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है ना, उसके अंदर तो प्रोसेसेस आती रहेंगी और एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि नई प्रोसेसेस आ रही हैं, उनकी प्रायोरिटी हाई हो और वो एग्जीक्यूट होते चले जाएं, और जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो शुरू से बैठी हुई है सिस्टम के अंदर, उसको एग्जीक्यूशन का टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, यानी कि दैट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके टर्न आ ही नहीं रही एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो सच कंडीशन इज कॉल्ड स्टारवेशन। ठीक है, तो वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपकी शेड्यूलिंग है दैट इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। ठीक है जी। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है? राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के अंदर आपका फिफो मैनर फॉलो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, बाद में आएगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है? जो एफसीएफएस हमने पढ़ी थी उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसके अंदर आपको एक टाइम क्वांटम मिलेगा।
ठीक है, यानी कि एफसीएफएस में क्या था, एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम मान लो 30 है, तो 30 पूरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, सेकंड प्रोसेस, उसके बाद थर्ड प्रोसेस। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको एक टाइम क्वांटम मिलेगा कि भाई टाइम क्वांटम कितना भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि टाइम क्वांटम इज 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है कि वो एक टाइम स्लाइस है कि एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होगी तो वो उस टाइम क्वांटम से ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ठीक है जी, यानी कि मान लो P1 प्रोसेस स्टार्ट होती है 0 के ऊपर और टाइम क्वांटम हमारा 4 है, तो P1 प्रोसेस 0 से लेके 4 तक ही एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद P2 प्रोसेस आ जाएगी। ठीक है, और वो फिर 4 टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट होगी, 4 to 8 के लिए। ठीक है, अब फिर 8 to 12, यानी कि एक फिक्स टाइम स्लॉट गिवन है कि उससे मैक्सिमम कोई भी प्रोसेस एक बार में एक उसमें राउंड में एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम बड़ा है तो उसका क्या होगा, जब एक बार सारी प्रोसेसेस की टर्न आ जाएगी, उसके बाद में दोबारा से फर्स्ट प्रोसेस की टर्न आएगी, फिर सेकंड की, थर्ड की, इस तरीके से। और ये चलती रहेगी प्रोसेस की साइकिल, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, कब तक, जब तक सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है क्योंकि हम प्रोसेसेस को बीच में ही रोकने लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रिएम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूलिंग है। ठीक है जी, यानी कि बीच में हम प्रोसेसेस को सस्पेंड करके एग्जीक्यूशन के किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम। क्लियर है भाई? अब ये एग्जांपल देख लो। ठीक है, हमारे पास ये 6 प्रोसेसेस दी हुई है, P1 to P6। ठीक है, उनके अराइवल टाइम दिया हुआ है, बस टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइम क्वांटम क्या दिया हुआ है, 4 यूनिट्स। यानी कि 4 यूनिट के लिए एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी प्रोसेस आएगी, फिर वो 4 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर थर्ड प्रोसेस आएगी, वो 4 यूनिट के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। अब देखो, इसके अंदर P1 प्रोसेस है, 0 टाइम के ऊपर आई, उसका बस टाइम 5 है, टाइम क्वांटम 4 है, तो इसलिए वो सिर्फ क्या होगी, 4 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद P2 प्रोसेस आ जाएगी। ठीक है, फिर वो P3 प्रोसेस आएगी, फिर P4, P5, P6, इस तरीके से एग्जीक्यूट होते जाएंगी। फिर जो टाइम बचेगा वो नेक्स्ट स्लॉट के अंदर आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका कंप्लीशन टाइम जो है वो P1 का 17 आएगा, P2 का 23 आएगा, P3 का 11 आएगा। यानी कि जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, एग्जीक्यूशन उनका कंप्लीट होगा, एग्जिट टाइम। ठीक है, फिर ये 12 पे होगी, ये 24 पे, और ये 21 के ऊपर। ठीक है, इसका गैंट चार्ट आप खुद बनाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है, मैंने वैसे बता दिया है कि ये आपका कंप्लीशन टाइम उनका बता दिया सभी प्रोसेसेस का, इनके बेसिस के ऊपर आपको क्या बनाना पड़ा, गैंट चार्ट डिजाइन करना है। ठीक है, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम ये आप कैलकुलेट कर लोगे, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट्स दे दिए हैं। ठीक है, और एवरेज तो फिर आप पता ही है, उनको डिवाइड बाई करना है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, राउंड रॉबिन के अंदर कुछ भी नहीं है, एफसीएफएस मैनर फॉलो होना है। यानी पहले P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर P2, फिर P3, P4, P5, P6, लेकिन मैक्सिमम कितनी एग्जीक्यूट होंगी, वो मैक्सिमम 4 यूनिट्स के लिए टाइम क्वांटम जितना भी दिया होगा क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। 4 दिया हुआ है तो 4 तक ही एग्जीक्यूट होगी, पहले P1, फिर 4 तक ही P2, फिर क्योंकि P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 3 है, वो सिर्फ 3 के लिए ही एग्जीक्यूट होगी, ऐसा नहीं कि वो 4 पूरी यूनिट्स लेगी और वहां से फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी। P4 का 1 एग्जीक्यूशन टाइम, तो 1 टाइम के लिए ही वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। P5 का 5 है तो 4 होगी, एक उसका बच जाएगा। ठीक है, P6 का 4 है एग्जीक्यूशन टाइम और 4 टाइम क्वांटम है, तो वो एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब सारी प्रोसेसेस का एक बार टर्न आ जाएगी, उसके बाद फिर से P1 प्रोसेस
तो चेक करेगा। ठीक है, ये 4 पहले एग्जीक्यूट हो चुकी, उसके बाद में 1 टाइम के लिए ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये 4 पहले हो चुकी, ये 2 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी। ये पहले ही राउंड में कंप्लीट हो चुकी, ये पहले राउंड में कंप्लीट हो चुकी। इसका 1 टाइम आपका रहता है, 4 पहले हो चुकी, 1 रहता है 1 टाइम के लिए सेकंड राउंड में एग्जीक्यूट होगी। ये पहले एग्जीक्यूट हो चुकी। ठीक है, मैंने रफली सीक्वेंस बता दिया है, इस तरीके से वो एग्जीक्यूट होंगी आपके गैंट चार्ट के अंदर सीक्वेंशियली। ठीक है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत आए तो आप बता देना, वी विल डिस्कस। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है कुछ, तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो अभी, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस। चले आगे फिर भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी शेड्यूलिंग है वो है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है जी, ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में पहले बता चुका था। ये कोई स्पेसिफिक कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, ये एक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को अरेंज करते हैं बिटवीन द डिफरेंट नंबर ऑफ क्यूज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रेडी क्यू के अंदर सिंगल क्यू होती है, इसमें प्रोसेसेस क्या होती है, होल्ड होती हैं। यहाँ पे क्या हम मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग अगर यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक क्यू की जगह हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अन नंबर ऑफ क्यूज, मल्टीपल क्यूज, 2 3 4 5 10 जितने भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन। हम प्रोसेसेस की कैटेगराइजेशन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को अलोकेट करवाते हैं डिफरेंट क्यूज के अंदर। ठीक है जी, और हर एक क्यू को क्या होती है, तो क्यूइंग जो हम यूज कर रहे हैं, उस क्यूइंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम करेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई है जो हम फॉलो करते हैं, क्या कि मल्टीपल क्यूज आर मेंटेन्ड फॉर प्रोसेसेस विद कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, क्या बताया है कि एक क्यू के अंदर जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के जो प्रोसेसेस होंगे उनको हम होल्ड करवाएंगे एक सिंगल क्यू के अंदर। ठीक है, दूसरी क्यू के अंदर जो और जो रिलेटेड जो प्रोसेसेस होंगे उनको करवाएंगे। इस तरीके से हम कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ईच क्यू हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हमने बताया कि जितने भी नंबर ऑफ क्यूज हैं, हर एक क्यू के अंदर क्या होगी, एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी, जो हमने जो ये पढ़ी है अभी, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, एफसीएफएस, एसजेएफ, एसआरटीएफ, राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी। ठीक है, इनमें से ही कोई ना कोई एक एल्गोरिथम काम कर रही होगी किसी एक पर्टिकुलर क्यू में, दूसरी क्यू के अंदर दूसरी एल्गोरिथम काम कर, सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, लेकिन एल्गोरिथम्स वही होंगी उनके अंदर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रायोरिटीज आर असाइन टू ईच क्यू। क्योंकि क्यू भी जब मल्टीपल क्यूज आर देयर, तो पहले कौन सी क्यू को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए क्या होगा, प्रायोरिटी डिफाइंड होगी हर एक क्यू की। जिस जो हाई प्रायोरिटी क्यू होगी, उसका उसके अंदर जो प्रोसेसेस है वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, फिर लो प्रायोरिटी क्यूज के अंदर। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट लो, फिर नेक्स्ट लो, इस तरीके से। क्लियर है, तो होता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। इस तरीके से कुछ सिनेरियो होता है आपका। यहाँ पे प्रायोरिटी हमेशा हाईएस्ट टू लोवेस्ट होती है। जितना सबसे जो टॉप मोस्ट जो Q1 है वो हाई प्रायोरिटी की होती है, Q2 है वो लो प्रायोरिटी, Q3 है वो लोवेस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये बताया कि जैसे सिस्टम प्रोसेसेस हैं, उनको एक क्यू के अंदर रख सकते हैं। जो भी इंटरेक्टिव प्रोसेसेस आप रन करवा रहे हो सिस्टम के अंदर, उनको आप एक क्यू के अंदर रख सकते हो। जो बैच प्रोसेसेस हैं, उनको आप एक क्यू के अंदर रख सकते हो। अगर कोई इनपुट आउटपुट से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, उनको आप अलग क्यू में रख सकते हो। अगर कोई एडिटिंग से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, उनको आप एक क्यू के अंदर रख सकते हो। ठीक है, या और कोई लो प्रायोरिटी को जनरल जो कंसेप्ट के जो आप यूज करते हो, जैसे स्टूडेंट प्रोसेसेस होगी। ठीक है, मीन्स विच आर ऑफ वेरी नेव नेचर। ठीक है, बेसिक जो प्रोसेसेस होती हैं, स्टूडेंट प्रोसेस मतलब जो बहुत ही बेसिक प्रोसेसेस होती हैं, उनको हम एक क्यू के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं ऑफ द क्यूज। और उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर मान लो नई प्रोसेस आती है, तो अब इनसे चेक करेंगे कि वो किस क्राइटेरिया से मैच करती है, किस कैटेगरी से मैच करती है। अगर कोई बैच प्रोसेस है तो Q3 के अंदर जाएगी। अगर उस कोई सिस्टम प्रोसेस है तो Q1 के अंदर ऐड होगी। अगर कोई इंटरेक्टिव प्रोसेस है तो Q2 के अंदर ऐड होगी। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस ऐड होती रहेंगी डिफरेंट क्यूज के अंदर, और उनके अंदर एग्जीक्यूशन होता रहेगा। हो सकता है कि Q1 के अंदर एफसीएफएस फॉलो हो रही हो, Q2 के अंदर राउंड रॉबिन फॉलो हो रही हो, Q3 के अंदर एसजेएफ फॉलो हो रही हो। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकती है क्यूज विद इन द क्यूज।
ठीक है, वो वेरी करेगा। ठीक है, ये है आपकी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो लो प्रायोरिटी क्यू है, हो सकता है कि जो हाई प्रायोरिटी जो क्यूज हैं उनके अंदर प्रोसेसेस आती रहे और वो एग्जीक्यूट होती रहे। ठीक है, और जो लो प्रायोरिटी वाली जो क्यू है उसकी टर्न इन आई, क्यू की टर्न ना आई। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो, वही स्टारवेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे फिर क्रिएट हो जाएगी कि एक ऐसी क्यू है जिसके अंदर जितनी प्रोसेसेस हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रही। ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्रोसेस जो क्यूज हैं उनकी प्रायोरिटी को बूस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो लो प्रायोरिटी है, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए फिक्स टाइम क्वांटम, हम एक टाइम क्वांटम सेट कर दें कि इतने टाइम क्वांटम के लिए Q1 एग्जीक्यूट होगी, इतने टाइम क्वांटम के लिए Q2, इतने टाइम क्वांटम के लिए Q3, उसके बाद फिर से वो रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, आप जो सभी क्यूज है उनका टर्न आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम तो आना ही आना है। ठीक है, तो वहां पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम जो क्यूज जो है उनकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी में चेंज कर दें हम। ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जो मान लो बहुत टाइम से एक मान लो बैच प्रोसेसेस हैं, इनकी टर्न आ ही नहीं रही क्योंकि लो प्रायोरिटी है, तो इसकी प्रायोरिटी हाई कर देंगे हम। ठीक है, और जो नई प्रोसेसेस आएंगे उनको लो प्रायोरिटी के अंदर ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सभी प्रोसेसेस की टर्न आ जाएगी, सभी क्यूज की टर्न आ जाएगी, और जो स्टारवेशन प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरकनेक्शन है नहीं एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के, एक क्यू से दूसरी क्यू के बीच में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरी एल्गोरिथम यूज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है जी, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसके अंदर सारा कंसेप्ट सेम है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ क्या होता है कि जो क्यूज हैं उनका बिहेवियर एनालाइज होता है। ठीक है भाई, बिहेवियर का मतलब क्या है कि भाई किस क्यू को एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, वो सारी चीजें किसी के, तो उससे पता चल जाएगा कि कोई पर्टिकुलर क्यू ऐसी तो नहीं जिसका नाम, जिसके टर्न नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जो क्यूज हैं उनकी फीडबैक दी हुई है कि Q1 की कनेक्टिविटी Q2 के अंदर, Q2 की Q3 के अंदर। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इससे क्या कर सकते हैं, इससे आपके जो प्रोसेसेस हैं उनकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा प्रोसेसेस का। Q1 के अंदर अगर की प्रोसेसेस है, अगर Q2 में अगर प्रोसेसेस उनका टर्न नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, स्विच करवा देंगे उनकी प्रायोरिटी को एक क्यू से दूसरी क्यू के अंदर। ठीक है, ताकि उसकी प्रायोरिटी को बढ़ा देंगे, कहने का मतलब ये, ताकि वो उसकी क्या हो जाए, वो एग्जीक्यूशन हो जाए उस पर्टिकुलर क्यू का। ठीक है, तो वो होते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, इसके अंदर हम एक क्यू की फीडबैक दूसरी क्यू के अंदर दे सकते हैं, ताकि हम उनकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकें, हम उनके जो सिनेरियो है, चाहे वो हम कोई टाइम क्वांटम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर या प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर, जो स्टारवेशन की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकें। ठीक है जी, वो होती है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो इस शेड्यूलिंग की नीड क्यों है, क्योंकि तो फैसिलिटी क्या है, ये मोर फ्लेक्सिबल, आपकी जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रायोरिटी को स्विच करवा सकते हो, आप टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग जो क्यूज हैं उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, स्टारवेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर वो चीज नहीं है तो टर्न अराउंड जो टाइम आपका वो भी क्या हो जाता है, इसके अंदर ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि इसके अंदर जो प्रोसेस, कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं, जैसे कि आप हम शॉर्टेस्ट जॉब फेस्ट की बात करते हैं, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें उसका एग्जीक्यूशन टाइम पहले से पता होना चाहिए, लेकिन वो चीज हमें एडवांस से पता नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या होता है, ये बिहेवियर को प्रिडिक्ट करती है, क्योंकि क्यूज के अंदर जब एग्जीक्यूशन हो रहा है कि कौन सी क्यू की टर्न आ रही है या नहीं आ रही है, कौन सी क्यू कितना टाइम लगा रही है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसके बेसिस के ऊपर क्या करता है ये टर्न अराउंड टाइम को ऑप्टिमाइज कर देती है आपकी मल्टी लेवल फीडबैक के सेटल। ठीक है जी, एंड आल्सो इट रिड्यूसेस द रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम आपको पता है, ठीक है, वो रेस्पॉन्स टाइम जो रेस्पॉन्स जनरेट करता है, रिजल्ट
रेस्पॉन्स टाइम मतलब क्या है, आपने कोई इवेंट क्लिक की और उसका रेस्पॉन्स, उसका रिजल्ट कितनी देर में आपको मिल रहा है, तो उस टाइम को भी रिड्यूस करता है ताकि आपको क्विक रेस्पॉन्स मिले इमीडिएटली। जैसे ही आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तुरंत यू गेट द सॉल्यूशन और द रिजल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, उस चीज को भी ये क्या करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, तो जनरली बताया है कि समरी के अंदर कि जो सीपीयू शेड्यूलिंग है जनरली उनको फेवर करना चाहिए, किसको, शॉर्ट जॉब्स है, जो छोटी जॉब है उनको पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर भी, अगर मान लो आप कोई गाड़ी की मान लो सर्विस करवाने के लिए जा रहे हो एजेंसी के अंदर, ठीक है, तो वहां पे अगर किसी गाड़ी का बड़ा काम है, किसी का इंजन का काम है या सर्विसिंग का काम है, तो उसका वो काम तो चल ही रहा है, और इन बिटवीन मान लो कोई आ गया जिसको मान लो टायर प्रेशर, एयर प्रेशर चेक करवाना है, ठीक है, या कोई छोटी मोटी कोई बल्ब चेंज करवाना है या कुछ और चेंज करवाना है जो 1-2 मिनट का काम है इन बिटवीन, तो क्या करते हैं वो भी, वो पहले उस काम को होल्ड पे रख के और वो उस काम को कंप्लीट कर देते हैं, ताकि जो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कंज्यूमर का, यूजर का, वो बढ़ सके। तो वही चीज हमें यहाँ पे फॉलो करनी है कि जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है दोज मस्ट फेवर द शॉर्ट जॉब्स, ताकि वो तुरंत एग्जीक्यूट होकर निकल जाए और बड़ी प्रोसेसेस फिर चलती रहेंगी। ठीक है, दूसरा क्या है, फेवर इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स टू गेट गुड आईओ डिवाइस यूटिलाइजेशन। ठीक है, दूसरा किसको फेवर करना है, उसके बाद इनपुट आउटपुट जो जॉब्स हैं जिनके अंदर आईओ ऑपरेशंस ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं, ताकि जो डिवाइसेस जो कनेक्टेड है सिस्टम के साथ उनको इफेक्टिवली एफिशिएंटली हम यूटिलाइज कर सके। ठीक है जी। तीसरा क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए जॉब, जॉब का नेचर को आइडेंटिफाई करना और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करें, ताकि हमारे सिस्टम की थ्रूपुट जो है वो मैक्सिमम आए, एफिशिएंसी बढ़े, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़े, रिलायबिलिटी बढ़े। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको नेचर ऑफ जॉब का पता होना जरूरी है। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब यानी कि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हो उसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कोई काम कर रहे हो आप, सिस्टम के अंदर एकदम से कोई वायरस आ जाए, ठीक है, तो आपको एंटीवायरस को तुरंत रन करना पड़ेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नाउ दिस इज द नीड ऑफ द आवर, कि आप एंटीवायरस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएं, रन करवाएं, ताकि वो वायरस को रिमूव कर सके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें क्या करनी थी, मैनेज करनी पड़ेंगी शेड्यूल। ठीक है जी, ये एक जनरल सा क्राइटेरिया बताया, जरूरी नहीं कि फॉलो हो, लेकिन इट शुड बी फॉर ऑप्टिमम, फॉर एफिशिएंट, फॉर मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप पूछ सकते हैं अभी। एनीवन। ठीक है जी, इफ यू डोंट हैव डाउट्स तो वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।